बच्चों, इम्यूनिटी के बाद अब आते हैं कुछ ऐसा एक संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में नहीं फैलता है, वो है कैंसर, है ना। सुना भी आपने इसके बारे में, बड़ा घातक रोग होता है। मतलब इसे अगर फर्स्ट स्टेज में पता ना चले तो भाई लास्ट स्टेज आते आते इसका कोई इलाज भी नहीं है ना। तो आप इसको जानिए कैंसर होता क्या है। बच्चों, आपने देखा शरीर में सेल डिवीजन होता है ना, कोशिका विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन आपने देखा होगा पूरी तरह से नियंत्रित और नियमित होता है। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह जब सेल डिवाइड होती रहती है तो उनमें ग्रोथ भी होती है, उनमें डिफ्रेंसिएशन भी होता है कि भाई इतने मिलके ये चीज़ बनाएंगे, है ना। तो ये एक नियंत्रित रूप से, नियमित रूप से ये घटना चलती है। इट मीन्स जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, ये नियंत्रित होता है बच्चों, है ना, कंट्रोल रूप से चलता है ना। लेकिन कैंसर जो सेल्स होती है ना, जब कैंसर होता है तो कैंसर से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है ना, ये लगातार विभाजन करती चली जाती हैं बच्चों। लगातार विभाजन का मतलब ये होता है कि इन पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, इस तरह से बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाती हैं, है ना। और इतना ज़्यादा ये बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाती है कि ये एक ट्यूमर बना देते हैं। ट्यूमर का मतलब क्या हुआ? मतलब कोशिकाओं का एक समूह वहाँ पर बन जाता है ना। अब ये सामान्य सेल हैं, ठीक है। अब इन्हें बीच में कोई कैंसर सेल आ गई मान लीजिए, तो ये कैंसर सेल क्या करे, लगातार अनकंट्रोल्ड वे में, अनियंत्रित रूप से लगातार विभाजन करती चली जाएगी। तो विभाजन करेगी तो कहाँ पुश करेगी नहीं कोशिकाओं को, तो कहाँ करेगी पुश? ये तो टाइटली पैक्ड होती हैं कोशिकाएं ना। तो ये लगातार विभाजन कर करके कहाँ जाएंगी? वहीं पर एक गोला सा बनते चला जाएगा ना, कोशिकाओं का समूह बनता चला जाएगा। और वही समूह जो कोशिकाओं का है, कैंसर जन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाएगा? ट्यूमर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूमर। तो समझ में आ गया ना कि भाई आपका जो ये क्या है, कैंसर है। ये कैंसर कैसे हो जाता है? जब कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? अनियंत्रित रूप से विभाजन करने लगती हैं, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। और सामान्य सेल में तो नियंत्रण होता है, लेकिन इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो ये लगातार बढ़ करके ट्यूमर बना देती है। तो जनरली हमारे शरीर में 2 तरह के ट्यूमर होते हैं बच्चों। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट। एक होता है आपका बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। ये बिनाइन ट्यूमर है ना, और एक होता है मैलिग्नेंट, सुदम, ये दुर्दम, है ना। तो बिनाइन जो कैंसर होते हैं ना बच्चों, ये होते हैं लोकल कैंसर, है ना। लोकल समझते हैं आप? मान लीजिए अगर इस एरिया में मेरा कैंसर होता, मान लो इस एरिया में, तो ये इसी एरिया में रहेगा, यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ नहीं बढ़ेगा, यहाँ नहीं बढ़ेगा, है ना। मतलब जिस जगह पर है उसी जगह पे जो है ये कैंसर होते हैं। तो इस तरह का ट्यूमर लोकल होते हैं, जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं वहीं तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में ये नहीं फैलते हैं। क्लियर हो गया ना? तो इनसे हानि भी नहीं होती ज़्यादा। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, ये सेल तो इतना ज़्यादा, मतलब क्या कहें इनको, इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं, इतनी एक्टिव होती हैं कि ये बढ़ करके, है ना, आसपास के ऊतकों को भी संक्रमित कर देती हैं, है ना। तो यहाँ पर कैंसर का ये ट्यूमर बना तो इतना ज़्यादा विभाजन करती है ना कि यहाँ पूरे शरीर में जो है क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और ये वाली कोशिकाएं कहलाती हैं नियोप्लास्टिक। क्या कहते हैं इनको? नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल। नियोप्लास्टिक सेल नवद्रव्यीय कोशिकाएं या ट्यूमर सेल कहलाती है ना। तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की कोशिकाएं होती हैं, जो मास ऑफ सेल्स है, ये इतनी नियोप्लास्टिक कहलाती। पहली बात तो ये ट्यूमर सेल कहलाती, इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि आसपास सामान्य ऊतकों को भी ये संक्रमित कर देती हैं। और इतनी अति सक्रिय होती है ना, ये विभाजन करती हैं कि जो आपके नॉर्मल सेल होती है ना, सामान्य कोशिका, उनसे ये कॉम्पिटिशन करती हैं। किसके लिए? पोषण के लिए। अब भैया इतनी संख्या इनकी बढ़ रही है तो पोषण इनको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नॉर्मल जो हमारी सामान्य कोशिकाओं को पोषण मिलना चाहिए था, वो पोषण ये ले लेती हैं, तो सामान्य कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल पाता है। तो पोषण नहीं मिलेगा तो मर जाएंगी भूख से कोशिकाएं, तो मरने लगती हैं कोशिकाएं। और ट्यूमर कोशिकाएं पूरा दबदबा बना लेती हैं अपने शरीर में। और यही ट्यूमर की कोशिकाएं अब जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, रक्त के द्वारा अन्य अंगों में ये पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी ये ट्यूमर बना देते हैं। इस क्रिया को कहते हैं मेटास्टेसिस। क्या कहते हैं इसको? मेटास्टेसिस। ये आता है कई बार। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं? जब जो नियोप्लास्टिक सेल्स होती है, ट्यूमर की सेल्स होती है, रक्त के द्वारा अन्य अंगों में पहुंच जाते हैं, वहां पर ट्यूमर बनाने लगती हैं, तो ये मेटास्टेसिस हुआ। तो ये बहुत ही घातक होता है, इसमें मृत्यु जो है क्या होती है? निश्चित होती है। अब कैंसर के कारण क्या होते हैं? ठीक है बच्चों, भाई मेन होता है कैंसर किस वजह से होता है।
आपने देखा अगर सामान्य कोशिकाएं नियोप्लास्टिक सेल में रूपांतरित हो जाएं तभी कैंसर होगा ना। सामान्य सेल नियोप्लास्टिक कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएं तभी तो होगा कैंसर। तो सामान्य कोशिकाओं को नियोप्लास्टिक सेल, जो सामान्य नॉर्मल सेल है ना, ये इन नॉर्मल सेल को नियोप्लास्टिक सेल में बदलने वाले ही तो कुछ कारक होंगे, और उन कारक को कहते हैं कार्सिनोजन। क्या कहते हैं उन कारक को? कार्सिनोजन। यानी आपकी नॉर्मल कोशिकाओं को नियोप्लास्टिक ट्यूमर सेल में, कैंसर सेल में बदलने वाले कारक क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजन, कैंसर जन कारक। ये आपके फिजिकल भी हो सकते हैं कारक, केमिकल कारक भी हो सकते हैं, जैविक कारक भी हो सकते हैं, हेरिडिटी कारक भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि आपके एक्सरे, गामा रेज, है ना, आयनाइजिंग रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ये सब रेडिएशन भी आपको मालूम है कैंसर कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो डीएनए जो कि हमारा मेन होता है, कोशिकाओं पर जिसका नियंत्रण होता है, तो डीएनए को जब ये क्षतिग्रस्त करते हैं तो भैया जो कैंसर जन सेल होती हैं, नियोप्लास्टिक सेल होती हैं, उनमें इनका रूपांतरण होने लगता है। यहाँ तक कि तंबाकू के धुएं में उपस्थित जो केमिकल होते हैं ना, वो भी कार्सिनोजन होते हैं बच्चों। तो ये कैंसर के धुएं में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं, जो कार्सिनोजन होते हैं, ये फेफड़े को इफेक्ट करते हैं और फेफड़े का कैंसर को प्रेरित करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो मतलब आपका क्या है, कार्सिनोजेंस हैं, ये कैंसर उत्पन्न करने के उत्तरदायी। यहाँ तक कि वायरस भी करते कभी कभी, तो वायरस में कभी कभी कहते हैं वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं उसको। वायरस में जब कॉन्कोजेनिक वायरस क्या होते हैं, उन एक वायरस होते हैं बच्चों कॉन्कोजेनिक। कॉन्कोजेनिक मतलब कैंसर पैदा करने वाले विषाणु। तो इनमें जो जीन होते हैं ना, वो कैंसर पैदा करते हैं, उनको ऑन्कोजीन कहते हैं, वायरल ऑन्कोजीन। वायरल ऑन्कोजीन मतलब वायरस का ऐसा जीन जो कैंसर उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी तो सामान्य कोशिकाएं भी कैंसरजन कोशिकाओं में अपने को रूपांतरित कर देती है। तो बहुत से ऐसे कारक हैं जो कैंसर उत्पन्न करते हैं, इनको हम कार्सिनोजन कहते हैं। अब इसका पता कैसे चलता है, इलाज क्या है? तो कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी होता है ना, बायोप्सी आपने पढ़ा भी होगा, ऊतकों का निकाल करके उस जगह से ऊतक निकाल के उसकी बायोप्सी किया जाता है ना। तो और रक्त परीक्षण भी होता है कभी कभी। तो आंतरिक अंगों का कैंसर पता लगाना हो तो रेडियोग्राफी, टोमोग्राफी होती है ना। MRI सुना होगा आपने, MIR सुना है ना, MIR क्या होता है ये? इसको हम कहते हैं रेडियोग्राफी यूजिंग एक्सरे टोमोग्राफी, या इसको हम कहते हैं MRI को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। ऐसे एक एक नंबर के आते हैं। क्या है ये? MRI क्या है? मैग्नेटिक, क्या है इसका नाम? मैग्नेटिक मतलब चुंबक, रेजोनेंस इमेजिंग इसको कहते हैं, या रेडियोग्राफी यूजिंग एक्सरे टोमोग्राफी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इससे पता लगाते हैं आंतरिक अंगों के कैंसर का। तो इसमें किसी विशेषज्ञ ही ये पता लगा सकता है बच्चों, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की रूपरेखा तय होती है। तो एक तो बायोप्सी कर सकते हैं, एक जो है MRI कर सकते हैं, इसके द्वारा ही पता लगाया जा सकता है कैंसर का। उपचार क्या होता है? अगर आप देखें तो इसका उपचार तो सर्जरी है, या रेडिएशन थेरेपी है, या इम्यूनोथेरेपी है, या कीमोथेरेपी है। तो थेरेपी का ही तो सारा लेते हैं। विकिरण चिकित्सा होती है ना, इसमें ट्यूमर कोशिकाओं को रेडिएशन डाल के नष्ट करते उस जगह पर, है ना। तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि पास के स्वस्थ कोशिकाएं ना हो इससे प्रभावित। तो कीमोथेरेपी जो है क्या होती है, विशिष्ट अंग में कहीं ट्यूमर हो गया तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कीमोथेरेपी मतलब कीमो माने केमिकल, तो केमिकल डालते हैं उस अंग पर, उस ट्यूमर पर, उस दवा को डालते हैं, वो कीमोथेरेपी होता है ना। इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी होते हैं, आप तो सुनते भी होंगे, बाल झड़ जाते हैं, रक्त की कमी, कमजोरी, है ना, इस तरह के मतलब सिम्टम इनमें होने लगते हैं। तो आजकल तो इंटरफेरोन का भी प्रयोग कैंसर उपचार के लिए करते हैं। इंटरफेरोन क्या है मालूम है? अभी पढ़ा था आपने पिछली, जो वायरस की इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं ये बनाते हैं इंटरफेरोन, इसका भी उपयोग करते हैं। रोगी की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए वीट थेरेपी किया जाता है आजकल। गिलोय का रस भी सहायक होता है इसमें, है ना। तो ये जो है परिजनों को चाहिए कि ऐसे रोगी का हौसला बढ़ाना, डरना नहीं चाहिए मतलब कैंसर से, ठीक है। तो ये तो था कैंसर। तो कैंसर समझे, अनियंत्रित रूप से होने वाली ग्रोथ है कैंसर, ठीक है। और दो प्रकार के हैं, है ना, क्या क्या हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब आता अगला रोग आता है एड्स। मुझे शायद बताने की आवश्यकता है इसमें, एड्स तो आपने बहुत बार सुन रखा है। एड्स का अर्थ क्या है मैं बार बार बताऊं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स वायरस की जो खोज थी वो जो है लैक मॉन्टेग्नर ने की थी, ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने इसकी खोज की थी, है ना। काफ़ी लोग इससे मर चुके हैं। ये एक विषाणु जनित रोग है, आप जानते भी हो। और क्या है उस वायरस का नाम क्या है जो ये फैलाता है? एड्स।
ये है आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। कई बार बता चुके हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से प्राप्त किया हुआ, आप बाहर से तो प्राप्त किया इसको आपने। इम्यूनो मतलब आपकी प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी मतलब कमी आ जाना, सिंड्रोम मतलब बहुत सारे लक्षणों का एक साथ प्रकट होना। क्लियर हो रहा कि नहीं? उसी में अर्थ छिपा हुआ ना, एक्वायर्ड इम्यूनो है ना। एक्वायर्ड का मतलब क्या है? बाहर से आपने प्राप्त किया, है ना। इम्यूनो मतलब आपका इम्यून तंत्र, डेफिशिएंसी कमी आ जाना इम्यून सिस्टम में, सिंड्रोम बहुत सारे लक्षण पैदा हो जाना। तो नाम से देखो, आपने इसको बाहर से प्राप्त किया, और जो भी आपने इस वायरस को बाहर से प्राप्त किया तो आपके इम्यून सिस्टम को इसने अटैक किया और इम्यून सिस्टम में इसमें कमी ला दी, बहुत कम हो गया हमारा। तो इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो अनेक प्रकार के रोगाणु आपके शरीर को अटैक करते रहेंगे और बहुत सारे लक्षण आपकी बॉडी में प्रकट हो जाएंगे, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। समझ आया? तो ये है आपका HIV, ह्यूमन में होता है तो इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV कहा जाता है। अब जो होता है ये एक कैसा वायरस होता है? HIV रेट्रोवायरस। ये देखिए आप, अब क्या होते हैं भाई रेट्रोवायरस? पहले बताया था आपको 11वीं में। रेट्रोवायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस, ऐसे विषाणु जिनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो DNA की बजाय RNA होता है। क्या होता है? DNA की बजाय इनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? पहली बात तो RNA होता है ना। और इसमें देखिए RNA के 2 फ्रेगमेंट्स होते हैं और इसमें एक एंजाइम लिखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ट्रांसक्रिप्शन तो आप जानते हो, ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन मतलब DNA से RNA बनना। और यहाँ क्या लिखा है एंजाइम का नाम? ट्रांसक्रिप्टेज मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन करे, और रिवर्स मन उल्टा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा होता है इस RNA पर, होता है या इस एड्स वायरस में। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मालूम क्या करता है? ये RNA से DNA बनाता है उल्टा। RNA से क्या बनाता है? ये DNA। क्लियर हो गया? इसलिए ऐसे वायरस जिनमें आनुवंशिक पदार्थ तो RNA होता है लेकिन वो रिवर्स मतलब रिवर्स क्रिया होती है, RNA से DNA बनाते तो वे कहलाते रेट्रोवायरस। तो एक ये रेट्रोवायरस है, इसमें कुछ नहीं, RNA इसमें आनुवंशिक पदार्थ है और ये सब प्रोटीन के खोल दिख रहे हैं आपको, है ना। ये स्पाइक होता है इसमें, ये सारे दिख रहे हैं, कोर प्रोटीन होती हैं सारी। ये देखो प्रोटीन का क्या होता है? वायरस DNA या RNA और बाहर से प्रोटीन का खोल। तो इसका इतना सख्त देखो, कितना ज़्यादा आउटर लिपिड लेयर होती है इसके चारों तरफ, है ना। तो कैसे फैलता है भैया? इसका संक्रमण कैसे होता होगा? संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क, ज़्यादातर ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट के द्वारा होता है ना, यौन संपर्क के द्वारा, या किसी का इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया, है ना, या संक्रमित सुई है, ये सब जानते हो आप, या संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को हो जाता है ना। तो जो लोग भी 1 से 2 लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं, यौन संपर्क में, या मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, बार बार रक्त लेते हैं, उन्हीं में एड्स का खतरा ज़्यादा होता है। तो HIV कोई छूने से तो हो नहीं रहा। छूने से होता है क्या? नहीं। ये नहीं कि हाथ आप नहीं मिला रहे, क्यों नहीं मिलाएंगे उनसे? छूने से थोड़ी होता है। ये तो जब तक लिक्विड नहीं पहुंचेगा ना आपके शरीर में किसी दूसरे, तब तक ये नहीं होता है, ठीक है। तो संक्रमण जब होता है, लक्षण प्रकट होने में बहुत समय लग जाता है इसमें। जैसे कोई इन्फेक्ट हुआ तो 5-10 साल लग जाते हैं, कुछ महीने से लेके 5-10 साल तक तो लक्षण भी नहीं आते हैं। तो ये फेज है ना, ये फेज जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। तो लक्षण प्रकट होने में ज़्यादा समय लग जाता है। विषाणु एक बार जब शरीर में आ जाता है ना तो ये मैक्रोफेज में ही प्रवेश कर जाता है। आप समझते हैं मैक्रोफेज भक्षण करने वाली कोशिका, लिम्फोसाइट, क्या लिम्फोसाइट को ही अटैक करता है, ये ध्यान रखना। T लिम्फोसाइट को अटैक करता है ये। तो उन T लिम्फोसाइट में जब ये प्रवेश कर जाता है ना तो वहाँ प्रवेश होकर के क्या होगा, इसका जो DNA है, अब ये है मान लीजिए ये सेल है आपकी, नॉर्मल सेल है, यहाँ जब ये जाता है तो ये अपना RNA तो भेजेगा ना इसके अंदर। पहले ये देखो RNA होता है ना इसमें। तो ये वायरस जब जाता है लिम्फोसाइट में तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है ना, ये क्या करता है, रिप्लिकेशन के द्वारा विषाणु या DNA बनाता है। मैंने कहा था ना DNA बनाता है ना। RNA से क्या बना देता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम DNA बनाता है ना। और यही DNA परपोषी के DNA से जुड़ जाता है, वही DNA परपोषी के DNA से जुड़ जाता है। ये देखो ऐसे होता है ये देखो, ये वायरल RNA है ना, ये पूरा मतलब वायरस है, HIV प्रोटीन कोट है इसका। अब ये देखिए अंदर जा रहा है।